चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 30 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम CHSL मेंस के पेपर जिसको डिस्कस करेंगे, उसमें जो आपके डाउट्स हों आप सब पूछ सकते हैं, लेकिन बस आप जो पूछते जाएंगे उन पर डिस्कशन चलता जाएगा। अगर आप पूछे गए क्वेश्चन में कहीं तक पहुँचे हों और उसके बाद ना हो तो वो भी आप अपनी बात पुट कर सकते हैं। बाकी मैं तो पूरे ही सोल्यूशन बताऊँगा कि जो बेस्ट सोल्यूशन होगा। अपने कुछ और से डिफरेंट सोचा होगा या पूछ होगा तो उस पर भी बात की जा सकती है। ठीक, फर्स्ट आपको दिया गया दिस, तो पहली बार मन में ये आता है कि अगर मैं एग्जाम में होता एज ए स्टूडेंट तो मैं कहता वैल्यू रखो। वैल्यू रखते समय आप 45 डिग्री चूज नहीं कर सकते, 45 डिग्री चूज नहीं कर सकते और 0 और 90 भी पुट नहीं कर सकते। 45 डिग्री हम चूज नहीं कर सकते, 0 और 90 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पर कॉट प्रॉब्लम करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और 90 पर 10 प्रॉब्लम करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब किसी भी ऐसी वैल्यू को वैल्यू अप्रोच में पुट नहीं किया जा सकता जिससे नॉट डिफाइंड हो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था जब हम वैल्यू अप्रोच सीखते हैं पहली बार। जैसे हमने देखा तुरंत हमने कहा 45 रख नहीं सकते, नहीं तो साइन प्रॉब्लम कर लेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड पर किसी भी तरह का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्क नहीं करता, क्योंकि मैथमेटिकली ऑपरेशन कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम इसके साथ जा नहीं पाएंगे। ठीक, तो अब दूसरा विकल्प हमारे पास क्या बचता है? दूसरा विकल्प हमारे पास ये बचता है कि हम वैल्यू अप्रोच ऐसी रखें जिससे ये दिक्कत ना आए, लाइक 30 डिग्री, लाइक 60 डिग्री, इनमें से किसी को पुटअप किया जाए। 45, 0, 90 फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको ट्राई किया जाता है, क्योंकि ये इजी सोल्यूशन देंगे। 0, 90 सबसे इजी सोल्यूशन देगा, बट वो अगर अप्लाई ना हो पाया तो फिर 45 और 45 भी अप्लाई नहीं हो पाया तो 30, 60 पे जाते हैं। तो आप 30, 60 में से कुछ भी रख सकते हैं। आपको कतई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है। ए का मान 30 डिग्री रखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक, तो आपने मान लो ए का मान 30 डिग्री पुटअप किया, थोड़ा स्पीड से करने का प्रयास करेंगे तो ठीक रहेगा। 1 + √3 + 1 अपॉन √3, 1/2 - √3/2, सही है। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, तो आपका 1/2 × √3/2 अपॉन 1/2 का क्यूब तो 1/8 - 3√3 अपॉन 8, सही है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हुआ। यहां पर जब आपने एलसीएम लिया तो ये आपका √3, ये आपका 3 और ये 1 तो 4 अपॉन √3, सही है। दैट्स इक्वल टू 1, तो 1 - √3 अपॉन 2। यहां पर 8 एलसीएम मिल जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो आप 4 से कट भी कर दो, 2 × 2 = 4। तो ये आपका जब चलो मैं लिख लेता हूं, √3/4 एंड अपॉन 1 - 3√3/8। यहां तक पहुंचने के बाद हम ये पाएंगे कि हमने सिंपली इसको कट कर देना है। ये 2 टाइम्स कट हो गया। अब जब ये 2 टाइम्स कट हो गया तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, ये नीचे 1 आ जाए, इससे मतलब नहीं। तो आपके पास अब सिचुएशन बनी √3 + 4 अपॉन √3, ये ब्रैकेट, यहां पर 1 - √3, ये आपका 2 और ये आपका 2 चला गया ऊपर, तो 2 √3 और अपॉन 1 - √3 है ना, 1 - 3√3। एग्री हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठाओ, सही है। अब जैसे यहां तक देखा, जैसे हमने यहां तक देखा तो उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि ये डिफिकल्ट जरूर हो रहा है, बट यहां आपको यो दिमाग नहीं लग रहा कि हमें आ नहीं रहा। मेरा पॉइंट समझो, ये दिमाग नहीं लगेगा कि आ नहीं रहा, वो पूरा आपकी चीजें ओके हो जाएंगी। ठीक, तो क्या पाएंगे आप, ये 2 √3, ये आपका 2, ये √3 एलिमिनेट। ठीक, इसका आप आपसी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 3 + 4 और -4 √3। बात समझ पा रहे हैं? नीचे आपका 1 - 3 √3, यहां आप पाएंगे ये √3 तो आपका आ गया 1 - 3 √3। बिना दिमाग लगाए आप यहां तक पहुंचे, 1 - 3 √3 एंड दिस इज एलिमिनेटेड। आंसर इज 1, क्योंकि आंसर कांस्टेंट है, इसलिए ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, नई ट्रिग्नोमेट्री आती, एक्सप्रेशन का केस है, वैल्यू रख दीजिए। ठीक, बात पूरी हो गई। अब एक तो ये पहली बात हो गई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी होगी सबको। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो 30 आपको बहुत कैलकुलेटिव लग रहा हो कि रूट बड़ा दिक्कत कर रहे हैं, तो आप अपना ट्रायंगल बना लो। ये मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, पढ़ा मैं सब चुका हूँ, क्योंकि पेपर की बात है तो आपको याद आना चाहिए कि यही हो सकता था। हम कितना सोच पाए एग्जैक्टली, क्योंकि आपने कल बैठ के जब सॉल्व किया तो आप कितना सोच पाए। ठीक, क्या सारी बातें मन में आई और फिर आपने एक चुनी, या एक ही बात मन में आई और उसी के साथ आगे बढ़ गए? अगर एक ही बात मन में आई और उसी के साथ आगे बढ़ रहे तो ये प्रॉब्लम है।
क्योंकि अगर वास्तव में क्वेश्चन के साथ काम किया गया हो तो सबको तुरंत याद आता है कि चाहिए एक्सप्रेशन है, वैल्यू रखेंगे, ये रख सकते हैं, ऐसा ऐसा बना लेते हैं, इतना सब आना चाहिए दिमाग में। जनरल ना आए, हो सकता है कि एडवांस मैथमेटिक्स के लिए जनरल आपको ना आए, ये हो सकता है, क्योंकि टाइम प्रेशर रहेगा। यहाँ भी मैं जो 20 मिनट देता हूँ उसमें या टाइम प्रेशर रहेगा, तो उसमें आपको जनरल ना आए, दिस इज पॉसिबल। यहाँ वापस आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हम अपने मन का सोच सकते हैं। अगर 30 वगैरह दिक्कत करने लगे, या दिक्कत कर रहा है, या ऐसा कोई क्वेश्चन और बने जिसमें आपको और क्रिटिकलिटी फील हो, तो आप अपने मन का ये बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? उठा के ट्रायंगल बना लो। सबसे पहला जो ट्रायो होता है विदाउट डेसिमल, वो 3 4 5 होता है बस, इससे नीचे कोई ट्रायो बनता ही नहीं। तो सबसे छोटा यही ट्रायो है जो आपका विदाउट डेसिमल मतलब इंटीजर्स के साथ बनाता है। तो जब आप ए को पकड़ेंगे तो आपके कॉटे, टेने, साइने, टेने सब आ जाएंगे, और रूट वगैरह नहीं आएंगे, तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। जैसे 1 प्लस 10a, 10a की वैल्यू 1 प्लस कॉट ए, तो आपका बेस अपॉन 4/3 प्लस 3/4 ब्रैकेट साइन ए 3/5 माइनस 4/5 इंटू साइन ए, तो 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 3/5 का क्यूब, तो आपका 27/125 माइनस इसका 64, 4 का क्यूब 64, 64 अपॉन 125। ठीक, सब रख दिए। यहां देखो, जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 12। ठीक, जब 12 एलसीएम लिया तो ये आपका 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 9 इंटू -1/5, थोड़ा इजी हुआ कि नहीं हुआ, इंटू यहां देखो, ये आपका 55 25, ये 4 3 12, 12/25 अपॉन माइनस घटेगा 64 से 27 माइनस 37/125, 25 पंचे 125, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 नहीं है, ये 37 से कट जाएगा, ये इससे कट गया। ये इस क्वेश्चन का दूसरा, और मुझे लगता है एग्जाम में जरूर दिमाग में आना चाहिए। जब 30 60, जब 0 90 और 45 फेल हो जाएं और आपको 30 60 से थोड़ा क्रिटिकलिटी महसूस हो, तो आप अपना ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक, उठा ट्रायंगल और बात खत्म हो गई। अब तुरंत मन में आता है व्हाट इज द जनरल, जनरल अप्रोच क्या होगी? जनरल में कुछ नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। हाँ बताओ, बिल्कुल किस क्वेश्चन में नहीं लगता, बताओ कौन सवाल। देखो सुनो, इक्वेशन एक, वेरिएबल भी एक, तो वैल्यू अप्रोच ही अलाउड नहीं, तो कैसे लग जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन भी नहीं है, तो हमेशा लगेगा। अब इक्वेशन दी होंगी और वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या के बराबर होगी, और फिर भी लगा दोगे तो गलत हो ही जाना है, वहां अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उसके यूनिक सोल्यूशंस हैं। ये पॉसिबल सोल्यूशन है, ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक अमान तो कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज अलाउड होंगी तो पॉसिबिलिटी लोगे ना, अब पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं, उसमें भी लगा दोगे तो गलत हो ही जाना है। क्या करके? वही तो पहला, वो दैट इज जनरल में, वो जो बोलने जा रहा हूं मैं, दैट इज द जनरल मेथड। ये तब है जब आपको आ जाए, जो आप बोल रहे हैं ना अभी, वो रिलैक्स माइंड, कल आपने पेपर किया, फिर आपने सोचा, फिर और सोचा, लेकिन जब आपके पास पहली बार मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप अभी कुछ भी सोच लो, जब पहली बार एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, ठीक, और अगर वो वास्तव में यूनिकनेस लेकर आया है, तो वहां पर आपको जनरल याद आ जाए, ये थोड़ा कठिन है, और एग्जामिनर भी ये बात जानता है। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अब अगर आपकी लंबी प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे 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 वो परसेंटेज एक्सचेंज हो जाता है, कि मतलब हमें सबके जनरल याद आने लगे लगभग लगभग। ये जरूरी है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो काम तो आएगा ही। लेकिन जब आपके पास वो भी रास्ता अपना है कि हमें एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आया, हमने कहा उठाओ ट्रायंगल, बात खत्म। ठीक, जनरल जब याद आएगा, एडवांस मैथमेटिक्स की सबसे खास बात, जब जनरल याद आएगा तो सबसे कम समय लेगा। जब उसके जनरल आपको क्लिक करेगा तो वो सबसे कम टाइम लेगा। बाकी कोई भी मेथड ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि जनरल याद आने का मतलब आपको पूरी प्लानिंग याद आएगी। आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या हुआ होगा आपको, अच्छा ये क्यूबिक उठेगा, ये इधर कट जाएगा, वो साइन कॉस में खत्म, तो फिर वो ना आप सीधे आंसर दिखाई देगा, फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा। ये याद आ जाए सबसे अच्छा। ठीक, याद आ जाए तो फिर कुछ मत सोचना, फिर जबरदस्ती नहीं कि हमने कहा था ऐसे करना है, वो तब के लिए जब आपको जनरल एक्सपेंशन या जनरल फ्रेमिंग ना समझ में आएगी, होगा क्या, आपको नहीं समझ में आ रहा किसको किधर क्या ले जाए, तब आपके ये काम आते हैं। ठीक,
हाँ, आप ये कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन करके इसको कट करके फिर 45 रख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो कुछ एक्सपेंशन, जैसे आपको कुछ एक्सपेंशन समझ में आया, वो भी आप कर सकते हैं बीच में, कि मैंने इसको साइन में ब्रेक किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये कट कर दिया तो 45 अलाउड हो गया। भाई 45 वही तो दिक्कत कर रहा था, फिर 45 रख दिया, बात खत्म हो गई, वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो मिडवे अपनाया जा सकता है। अगर प्रॉपर जनरल करना हो तो देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, अंदर ब्रैकेट क्या, अंदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बोलो सही है। अब देखो क्या हुआ, ये जो आपका माइनस वाला है वो इससे हो गया एलिमिनेट। यहां ले लो एलसीएम, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन दिस, वन ले भी सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज एलिमिनेटेड, आंसर इज 1। तो जब आपको ये याद आएगा तब आपको करना ही नहीं, आपका अगला स्टेप आपको आंसर दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है ये इधर कट जाएगा, इधर कट जाएगा, बनाएगा, क्योंकि ये जब आपके पास प्लानिंग बनेगी तो टाइम बहुत कम लगे, समझ गए। तो इस तरह को कोई क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे। आप एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, एक अप्रोच सीख रहे हैं, अगर वो भूल रहे हो तो उनको दिमाग में रखिए। आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/20 पार्ट है, उनके एलसीएम का 1/20 पार्ट है। एचसीएफ जो है एलसीएम का 1/20 पार्ट, अगर आप इसको 20 एक्स मानते हैं तो ये एक्स हो जाएगा, 1/20 पार्ट। बोलो एग्री है। यदि एक संख्या छवि, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 96 है, जो सेकेंड नंबर है एलसीएम एचसीएफ का अंतर, जो अंतर है 19x बराबर, आप 20 और अनुपात भी ले सकते हैं, 19 बराबर, अनुपात में लो ज्यादा अच्छा है, 20:1। तो ये जो 19 का अंतर है वो बराबर है 456 के, 19 दूना 38, 24, 1 बराबर 24, तो ये आ गया 24 और ये हो गया 480। ठीक, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। साथ साथ आपको ये भी याद आना चाहिए कि एचसीएफ अगर 24 है तो दूसरी संख्या भी 24 से डिविजिबल होगी। ठीक, ये सबको दिमाग में आना चाहिए, उसके सॉल्व करो। जैसे 24 से डिविजिबल ये भी है, ये भी है, ये भी, अब कठिन हो गया, ये भी है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप सॉल्व करो। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस पैटर्न से इसको सॉल्व करें। बात समझ में आ रही? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले कंटिन्यू करते हैं। इसकी माध्यिका डिसेंडिंग असेंडिंग में ऑर्डर करेंगे, बीच वाला नंबर माध्यिका होगी। अरेंज करेंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग में, बीच वाला नंबर माध्यिका होगी। खूब सिखाया हमने स्टैटिक्स में आपको। ये बताइए फोर्थ, ये स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन मतलब इसका यूनिक तरीका है, वैसे ही सॉल्व होगा। इक्वेशन एक, वेरिएबल एक, अब जनरल ही लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। इक्वेशन एक, वेरिएबल एक, वैल्यूज नॉट अलाउड, वैल्यू अप्रोच नॉट अलाउड, यूनिक सोल्यूशन, एक्स का वही मान होगा जो होगा, और वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि सॉल्व ही नहीं होना चाह रहा है। सॉल्व करके एक्स का मान निकाल ही नहीं सकते आप, निकाल सकने का मतलब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों में कई बार, मतलब अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो ऐसे 10 बार लिखा पड़ा है। ठीक, जिन्होंने उसको देखा है वहां कोई समस्या नहीं। साइन को उस तरफ ले जाओ, साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसी कंडीशन में हम पाते हैं साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां तो कोई समस्या नहीं। ठीक, यहां आ जाओ, अगर आप इसको रिप्लेस कर दो तो आपका हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स, है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर हम पाते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। द रिजल्ट इज 1 टू द स्क्वायर एंड द आंसर इज 1। दैट्स इट।
ठीक, ये ऐसे ही होगा। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंफर्म। कैसे किया था, कौन सा जनरल, कौन सा जनरल लगा दिया वो बताओ तो, जनरल तो पता है हमें, जल्दी। हाँ 1,50,000 ओरिजिनल है। हाँ यही करना था। जिन भी बच्चों ने 50 से 51 वाली बात को माना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन बनाएंगे 50 से 51, फिर आपका कितने साल है, 3 साल, तो क्यूब करेंगे, 51 का क्यूब करने में टाइम लग जाएगा। मतलब हो सकता है आपको 51 का क्यूब याद हो, बट दिस इज नॉट अ बेटर प्रोसेस, क्योंकि कल को वो 53 बन गया क्या, 50 से 53, तब क्या करोगे। तो ये जो डिफिकल्ट, जब ऐसी स्थिति बने और आपके क्यूब की ऐसी स्थितियां बने कि बहुत कैलकुलेट हो, तो एक बार जरूर नजर डालना कि क्या पॉसिबल है कि मैनुअल इंक्रीमेंट कर दिया जाए। अब देखो, अगर 2% है तो इसका 2% 3,000, भाई 1% 1,500, 2% 3,000। अगर 3 साल का टाइम एसआई होता, भाई जनसंख्या बढ़ती चक्रवृद्धि से, सीआई से, लेकिन अगर मान लो एसआई होता तो 9,000 तो बढ़ना ही था, तो 59,000, 1,59,000 से तो ऊपर आएगा। ठीक, जैसे हमने कहा ऊपर आएगा तो ये खत्म, ये खत्म, और 1,59,000 से ऊपर आएगा। 1,59,000 तो तब आता जब एसआई होता, और है क्या सीआई, तो 1,50,000 से 59,000 से ऊपर आएगा, ये खत्म, ये आंसर। जब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, जैसे मैं पढ़ा पहली बार देखा तो तुरंत नजर आता है एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा। एग्जामिनर ने ये सोचा होगा, वो कभी नहीं चाह रहा था कि आपसे कि आप 51 का क्यूब करो, कभी नहीं चाह रहा था, और जब चाहेगा तो भाई करना पड़ेगा। ठीक, वो स्थिति बनती है ना जब वो चाह रहा होगा कि आप 51 का क्यूब सॉल्व करो, तब वो अलग बात है। 6 नंबर बताना है। देखिए, एक वृत्ताकार ट्रैक पर 1200 मीटर की एक दौड़ है, ए और बी। अगर आप रेसेस देखेंगे ना तो सेम क्वेश्चन लिखा पड़ा है वहां, रेसेस का टॉपिक की एक्सरसाइज देखेंगे, मात्र 14 क्वेश्चन है उसमें, और उन्हीं 14 सवालों में ये क्वेश्चन भी है। ठीक, वृत्ताकार ट्रैक पर 1200 मीटर की एक दौड़, ए और बी एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही दिशा में 18 और 27 किलोमीटर की चाल से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। अब इसका लॉजिक दिमाग में आना चाहिए। अगर ऐसे दौड़ रहे होते स्ट्रेट लाइन ऑन द लीनियर, तो अगर लीनियर में वो दौड़ रहे होते तो कभी मिलते ही नहीं। जब एक टाइम स्टार्ट कर तेज वाला पहले सेकंड से आगे निकल जाएगा और बस आगे हो गया, खत्म, कभी भी धीमे वाला उसको नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो दौड़ रहे हैं वृत्ताकार ट्रैक पर। वृत्ताकार ट्रैक में क्या होता है, आपने ओवरलैपिंग सुना होगा। क्या होगा, जो तेज दौड़ रहा है वो धीमे वाले से दूर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, गैप क्रिएट होता जाएगा, गैप क्रिएट होता जाएगा, और बाद में धीमे वाला देखेगा तो पीछे आ गया, गैप क्रिएट होता जाएगा। अगर स्ट्रेट होता तो निकल जाता, लेकिन धीमे वाला क्या देखेगा कि गैप हो रहा है, हो रहा है, देखो आगे निकला जा रहा, निकला जा रहा, निकला जा रहा, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, और ऐसे वो भी दौड़ रहा है, अच्छा ये तो पीछे आ गया, नहीं आया। होता है ऐसा कि नहीं होता। तो एक टाइम आएगा जब आगे दौड़ने वाला उसके ठीक बगल में आएगा और क्रॉस कर जाएगा। अब देखो, अगर मान लो 100 मीटर आगे तो दिखाई दे रहा है, 200 मीटर आगे दिखाई दे रहा है, 300 मीटर आगे दिखाई दे रहा है, दौड़ रहे हैं दोनों ऐसे 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 करते हुए, ठीक है। 400 मीटर आगे दिखाई दे रहा है। एक टाइम है 1000 मीटर आगे, तो कहेगा अच्छा 1200 मीटर का चक्कर है, 1000 मीटर अगर आगे है उससे तो थोड़ा 200 मीटर पीछे भी तो होगा। अगर 1200 मीटर का चक्कर है तो अगर 1000 मीटर आगे है तो 200 मीटर पीछे भी तो दिखाई दे सकता है। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा जब 1100 मीटर आगे होगा तो 100 मीटर पीछे, फिर 1150 मीटर उससे आगे निकल जाएगा तो 50 मीटर पीछे। एक टाइम ऐसा आएगा जब 1200 मीटर आगे होगा और बस क्रॉस कर जाएगा, तो बीच पीछे का गैप शून्य, मतलब 1199 1 मीटर पीछे दिखाई दे, 1199 आगे, क्योंकि चक्कर ही 1200 मीटर का है, स्ट्रेट लाइन पे तो दौड़ नहीं रहे हो। फाइनली वो क्रॉस तब करेंगे जब उनके बीच का गैप मैदान के की सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। एक बार क्रॉस करने के लिए, पहली बार क्रॉस करने के लिए उनके बीच की चली गई दूरी में 1200 मीटर का गैप होना चाहिए। नहीं आया। ये है इस क्वेश्चन का पढ़ते ही लॉजिक। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, अगर इसके लिए टाइम लग रहा तो चीजें फिर वही हैं कि रिवीजन। अब वापस आ जाओ, यहां ये इसमें है, ये इसमें है, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब 9 दूनी 18, 5/2 मीटर पर सेकंड से वो आगे चलेगा।
हर सेकंड 5/2 मीटर, और क्रॉस करने के लिए 1200 मीटर का गैप क्रिएट करना है, और हर सेकंड 5/2, तो 5/2 से कर दो डिवाइड। अरे बोलो कितना, 480 सेकेंड बाद ये सॉल्व कर लेना। समझ में आया नहीं आया, लॉजिक आया? तो गैप क्रिएट करना, डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड में बीच का गैप डिस्टेंस होती है, उनकी चालों का अंतर स्पीड रिलेटिव होती है, बस खत्म हो गई बात। एग्री है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, ये तो आ गया होगा, कंफर्म है? 8 बोलो, आ गया? 9, हाथ उठाएंगे, ऐसे सर से काम नहीं चलेगा। 9 देखिए, आंकड़ों की माध्यिका भी तो बताया, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो बीच के 2 मिलेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज, और बीच वाले 2, 3 इधर छोड़ देना, 3 इधर, बीच के 2 मिलेंगे, उनका एवरेज। जब पदों की संख्या विषम सम हो तो बीच के 2 पदों का एवरेज उनकी माध्यिका होती है। ठीक, हम करें? देखो एग्जाम में जब होना ना, तो ऐसे मत करना कि लिखने लगो, नंबर लिखना ही बहुत टाइम ले जाता है। एग्जाम में नहीं कहता नंबर लिखो, वहां पे कंप्यूटर पे नंबर रखना, सबसे छोटा वाला ढूंढना पहले, तो सबसे छोटा वाला दिखेगा कोई, सब उसको भूल जाना, फिर उससे बड़ा देखना, उसको भूल जाना, उससे बड़ा उसके देना। इसका मतलब आप पहुंच एक, तो फिर उसके बाद 3 खत्म हो गए, तो चौथा वाला और 5वें वाले का एवरेज है, तो चौथा 5वां ढूंढना है बस। सब नहीं अरेंज करने हैं, सब नहीं अरेंज, सब भाई आपको पता है कि जब 8 पद हैं तो चौथे और 5वें का एवरेज होना, तो 3 हटा के चौथा 5वां ढूंढ लो बस, बाकी भूल जाओ उनको, जो उससे बड़े हैं उनको भूल जाओ। तो 3 के लिए काम करो, फिर चौथा और 5वां ढूंढ लो उसका एवरेज। मैं करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 10, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है। अरुण बड़ा है, यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो अंतर, फालतू सवाल। अरुण और भारती की आयु का योग 24 है, अरुण और भारती की आयु को दुगना कर दिया जाए तो अंतर जो है वो हो जाएगा 8। इसका मतलब एक्चुअल अंतर है 4 का, दुगने का अंतर 8 है तो एक्चुअल अंतर 4 का। अरुण चाहिए, दोनों जोड़ो, 2 से भाग 24 28 14 आंसर नहीं है, दोनों जोड़ा 2 से भाग, क्योंकि बीबी कट जाएगा। 11 हो गया, 12 13 14 15 16 14 देखिए, कोई नहीं, देख लेते हैं आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, तो एक रास्ता तो आपके पास पहला है, फ्रैक्शन को कंपैरिजन के टोटल 3 तरीके। पहला, प्रॉपर सॉल्व कर लो, फर्स्ट सॉल्व कर लो, बट ये सबके डिफिकल्ट है, कोई कभी कभी सॉल्व होने का मौका नहीं देता। दूसरा, जो एसएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इनके डिफरेंस से अंश को भाग दे दो। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से अंश को भाग दे दो। तीसरा, एक तरीका आपको बताया गया था कि 2-2 फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर लो, क्रॉस करा दो, जिधर का रिजल्ट बड़ा है उधर की फ्रैक्शन बड़ी, एडी बड़ा आता तो ये वाली बड़ी, बीसी बड़ा आता तो वो वाली बड़ी। 3 तरीके। इस क्वेश्चन में सबसे पहला तरीका लगेगा डिवीजन वाला। ठीक, अब देखो कैसे, एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसे करेंगे। हमें दिखा P, यहां डिनोमिनेटर ये 17 है, और ये आपका, अगर आप देखो ये आपका 30 है, ये 15 है। हमें पता है कि अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो डिनोमिनेटर तो हो जाएंगे बराबर। ये एक्चुअल डिवाइड ना कर, एक्चुअल डिवाइड भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल डिवाइड ना करने से पहले ये भी देख सकते हो। एक्चुअल डिवीजन तो लास्ट है, मतलब कुछ ना समझ तो एक्चुअल डिवीजन कर देना, क्योंकि वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड करो, सीधे दिखने लगेगा। 30 से डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करने में कितने टाइम लगेगा, यहाँ 15 डिवाइड करने में कोई बहुत समय थोड़ी ना लगेगा, तो बहुत तेजी से डिवाइड, ज्यादा 2 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है 1 डिजिट में काम चले, 1 में नहीं चले तो 2 डिजिट तक करना पड़ेगा डेसिमल की, तो 1 डिजिट। तो देखो ये 15, ये 30, इसमें 2 गुणा कर तो 14। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन इससे तो छोटी है। इसका मतलब जहां जहां हम देखेंगे वहां 7/15 17/30 से छोटा दिखाई देना चाहिए। ठीक, इसको क्योंकि कई फ्रैक्शन है तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये तरीका मैं मतलब अप्लाई करने की सलाह नहीं दूंगा, बस सिखा रहा हूं। 7/15 जो है वो जो है 17/30 से पीछे, तो 7 यहाँ यहाँ यहाँ, बस यहाँ देखो 17/30 से पहले दिखाई दे रहा है। दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल।
भाई हम साफ साफ देख रहे हैं कि वो छोटा है और यहां बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर कोई दो फिर पकड़ लो, कोई फिर दो पकड़ लो। जैसे आपको लगा कि एक काम कर सकते हैं हम कि 20 और 30 को देखें, ठीक है, तो यहां 20 और 30 को अगर हम डिवाइड करें तो 60 का मल्टीप्लाई करें, यहां तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 51 34। तो ये छोटा है, इसका मतलब ये छोटा है ना, अरे बोलो, तो 11/20 भी इससे छोटा दिखाई देना चाहिए। अब 11/20 17/30, 17/30 से 11/20 बड़ा दिखाई दे रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक, अब यहां देखो 17/20 11/30 से बड़ा है, सही है। अभी दो ऑप्शन फिर बचे, फिर हम ऐसे कंपैरिजन करें, बट ये तब भी फिजिबल था जब कोई एक फ्रैक्शन पूछे तो हम कट करते जाते कट करते जाते। जैसे अगर हमसे ये कहता हो तो इनमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो हम क्या करते, दो दो कंपैरिजन करते, एक काटते जाते, बड़ी वाली पकड़ते जाते, या छोटी चाहिए हो तो छोटी पकड़ते जाते। यहाँ सबसे ईजी है, अब इसको डिवाइड कर दो, सबसे ईजी तरीके से। बहुत मतलब तरीके और भी बताए हमने, बट वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं लागू। तो सब एलसीएम ले सकते हैं, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन में तुलना दिखा सकते हैं कि यहां पहुंचे, आपने देखा 30 का मल्टीप्लाई किया 33 और 20 का 17 34, तो ये बड़ा है, ओके। फिर यहां पहुंचे, फिर इसका मल्टीप्लाई तो 27, जब यहाँ 50 उसका मल्टीप्लाई 17×50 850 और 27 का 81, तो बड़ा है, सही है। फिर यहां पहुंचे, इसी तरह बाकी ऑप्शन कट कर दिए जो गलत हुए, ठीक, तो कर सकते हो, बट वो बहुत ईजी नहीं होगा। सबसे ईजी होगा डिवाइड करना, सबसे ईजी। भले आपको लग रहा हो कि मैं बहुत क्रिएटिव सोच रहा हूं, और डिवाइड करना तो बड़ा जनरल मेथड है। कभी कभी हमें नहीं लगता कि डिवाइड करना तो बहुत जनरल मेथड है, इस पे कौन जाएगा। डिजिटल दुनिया है तो चाहे क्वेश्चन कितना भी टाइम ले जाए, बट ऐसा बताओ जो कोई सोच ना पाए, ये वाली दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तो ये मत सोचो, जो डिवाइड करने वाला एक्चुअल प्रोसेस है वो इस क्वेश्चन के लिए सबसे ईजी है, सबसे ईजी। बहुत कम टाइम लगे, सबसे कम टाइम लगे आपको डिवाइड करने में, करके दिखाएं। सबसे कम, एकदम तुरंत आंसर पाओगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें किसी क्रिएटिव मेथड की जगह ही नहीं है। तरीके तो सब है, फ्रैक्शन कंपैरिजन के कई तरीके बताए। बढ़े आगे, अभी जो बोलना वो ये सोच के बोलना कि जब पेपर में पहली बार क्वेश्चन आएगा तब क्या कर सकते होगे। ये ना सोचना कि कल शाम को पेपर दिया था 24 घंटे सोचा है, ये सोच के बोलोगे तो दिक्कत आएगी। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ रैंडम क्वेश्चन मेरे सामने, मैं तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन सीरियसली। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन मुझे क्लास में अचानक अजीब सा भी लगेगा, और मैंने कोई पहले देखने का इतना टाइम नहीं, सुबह शाम तो मैं क्लास में रहता हूँ, ठीक है, तो इनको देखने टाइम कुछ कभी कुछ अच्छा अलग करना होता है तो मैं पढ़ता रहता हूँ, वो अलग पढ़ता रहता हूँ, इनको देखने का इतना इशू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं फॉर एग्जाम्पल इसको देखूंगा तो बड़ा टाइम लगता, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के सामने आएगा तब वो क्या करेगा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आप तो 24 घंटे क्वेश्चन मिल चुका है, जब वो सोच लेता ना आदमी तो बहुत बोलता है वो, ठीक। तो जैसे कोई क्वेश्चन मुझे अटपटा लगेगा और समझ ही नहीं आएगा कि क्या ही कह रहा है, मैं छोड़ दूंगा कि कल बताएंगे, देखें क्या ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है। तो जो अभी आपको इस पर्टिकुलर सरल से सड़े से सवाल में जो सोच रहे हो ना, वो 24 घंटे सोच के मत सोचो। ये सोचो कि पहली बार आए तो फ्रैक्शन ऐसी दिख रही कि डिवाइड करो, खत्म, जबरदस्ती उलझो नहीं उसके साथ। समझ रहे हैं मैं क्या क्या कह रहा हूं, क्योंकि क्रिएटिविटी कई बार ज्यादा खतरनाक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 15 बताओ, बताना तो पढ़े, नहीं 16 17 17 बताना है। देखो के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्या तो बहुत बड़ी बात होती है। बताओ भैया परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, आप बताओ, कोई बताए, हाथ उठाओ, क्या फालतू पूछे, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, हाँ बताओ। अरे नहीं, ये नहीं पढ़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो मैं पूछ रहा हूँ, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भूल जाओ। व्हाट आर द परफेक्ट नंबर्स, हाँ 5:30 बैच में कॉपी पलट के देखना, हाँ उनको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक होती हैं वो। परफेक्ट पूछ रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड पकड़ो, परफेक्ट संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। वो रेशनल है, हाँ परफेक्ट। कोई ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं नहीं वो तो नेचुरल है। वेरी गुड, जिनके फैक्टर्स का सम उसी नंबर का दुगना हो। कुछ मिस कर रहे हैं आप, देखिए जैसे बहुत कम नंबर ऐसे पाए जाते हैं, जैसे 6,
6 है, 6 के फैक्टर्स जो परफेक्ट नंबर, ध्यान रखना इंग्लिश वर्जन, हिंदी में तो पूर्ण कुछ भी कह लो अलग बात है, इसलिए मैं इसका इंग्लिश वर्जन देख रहा हूं। मैंने देखा पूर्ण फिर देखा होल, ठीक, तो बस बात खत्म। फिर तुम्हें होल नंबर देखने पूर्ण क्या होता है, पूर्ण की इंग्लिश तो परफेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर 1 2 3 और 6। जब ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर्स का सम 1 + 2 + 3 + 6, ये उसके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर का सम उस नंबर का डबल हो। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसके उन फैक्टर्स का सम जो नंबर को छोड़कर हो का योग नंबर के बराबर। इससे बेटर ये याद रखो कि ऑल फैक्टर्स का सम नंबर का दुगना होता है। तो बचे हुए फैक्टर नंबर को छोड़कर, क्योंकि नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ आल्सो, तो नंबर को छोड़कर उसके बचे हुए फैक्टर का सम नंबर के बराबर होगा, और उसको भी ले लोगे तो दुगना हो जाएगा। इस नंबर, ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, ठीक। और भी मतलब कुछ एग्जाम्पल शायद 28 भी इस बात को फॉलो करते, जो भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते वो सभी नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं, बहुत लिमिटेड पाए जाते हैं, ठीक है। तो 28 को देखेंगे, 1 से, फिर 7 से, फिर 2 से, फिर 4 से, शायद 28 फॉलो करता है। 28 के लिए देखो 1 2 4 7 14 है ना, और 28 तो 7 4 2 6 7, हाँ ठीक, सही है। जब इनको जोड़ोगे तो 56 आएगा, और इसको छोड़ दोगे तो 28 आएगा। 28 भी फॉलो करता है, और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी है कि परफेक्ट नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ विच द सम ऑफ फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। इनको परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। पूछा नहीं गया आयोग ने अभी द्वारा, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। छोटी छोटी बातों पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वापस आओ, कह रहा है कि 11 से स्क्वायर वाइज के बीच में कितनी पूर्ण संख्या, पूर्ण ना पढ़ो, होल नंबर पढ़ो, ठीक है, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन। तो पूर्ण होल नंबर्स कितने हैं, तो 11 के स्क्वायर 121 और 144, इनके बीच में तो घटा दो, कितना 23 - 1 22। बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन, तो बिटवीन में चाहिए ना, तो ये इसके बीच में ये वाली चाहिए। तो जब 144 से 121 घटाओगे तो 122 से लेकर 144 तक आ जाएगा। तो 144 भी नहीं चाहिए, बिटवीन में चाहिए। तो जैसे मैं कहूं 7 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो 7 10 - 7 करो तो 3 आएगा। 3 कहां है, 8 और 9 ही तो है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करो तो 10 भी काउंट हो जाएगा। तो अगर 10 काउंट नहीं करना है तो ये घटा देंगे, और अगर फ्रॉम चाहिए हो, ये भी चाहिए हो, तो एक जोड़ देंगे। सरल भाषा में जब आप घटाते हो तो यहां से यहां तक आ जाता है। भाई 121 आपने घटा दिया, बड़ा छोटा सी बात है, कंफ्यूजन बहुत। यहां से जब आपने 121 घटा दिया तो 122 से 144 तक आ गई। बट अगर बिटवीन चाहिए तो इसको और कम करना पड़ेगा, अगर फ्रॉम चाहिए तो इसको कंक्लूड कर ऐड करना पड़ेगा। इतनी सी बात, ठीक। और कोई समस्या? 18 19 18। कह गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है, द मंथली इनकम इज 80,000। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू खर्च पर 40% और जीपीएफ पर 10% बेचती है। वह 15%, 40%, 55%, जीपीएफ 10%, दैट इज 65%। 60 बचा 35%। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, तो कितना हो गया? अरे कितना हुआ था? 65 हुआ था ना, 55 65, और 65 + 15 80%, 80% तो हो गया खत्म। तो बचा कितना? 20%। तो उसकी अपनी इनकम का 20% कहां देगी? ईएमआई में। ऐसे बिना पढ़ते ही पढ़ते खत्म हो रहा ना, क्यों कुछ करने की जरूरत है। उसकी इनकम कितनी? 80,000। 80,000 का 20% 16,000। आंसर नहीं आया। इनकम 7%, 7% में कम हो गया, 20% बचा। आगे 19, हाथ उठाओ, बेचक बताना है। 20, 21, 22। एक कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक बी द्वारा अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान होती रहे तो कार्य कितने दिनों में पूरा? बड़ी सिंपल सी बात है, कई बार वर्क एंड टाइम की एक्सरसाइज में कराया है। ए 30 दिन, बी 50 दिन और सी 40 दिन। एलसीएम
इनका फर्क कितना मान लें, बताओ? 600 है कि नहीं? कैपेसिटी 20 और 12 और 15, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है ए लगातार काम करता रहेगा, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए एक दिन बी आएगा और अगले दिन सी आएगा, फिर बी आएगा, अगले दिन सी जाएगा, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हर 2 दिन में काम होता रहेगा, तो 2 दिन का काम, यही कॉम्बिनेशन लगातार लगातार चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। जब इस कॉम्बिनेशन के लायक काम नहीं बचेगा तो फिर जिनका नंबर आएगा वो करेंगे, ठीक। तो ए प्लस बी, टोटल जोड़ो सब, 2 डेज कितना, अरे 20 2 बार 40, और फिर उसके 52 और 15 67। तो अगर हम 10 कॉम्बिनेशन कर लें तो 670 हो जाएगा। अगर 9 कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो 8 कॉम्बिनेशन करते हैं, 8 कॉम्बिनेशन, तो 16 दिन, 6 और 56, 5 48 और 5 536, 536 काम हुआ, 16 दिन हो गए। तो 16 दिन से ज्यादा लगा, सभी 16 दिन से ज्यादा है, ठीक। तो क्वेश्चन ऑप्शन से करने का मौका नहीं दे रहा, ठीक। अब नंबर किसका आएगा? हाँ, ए एंड बी का नंबर आएगा, 17वां दिन होगा, और ए और बी जब आएंगे तो 22 काम करेंगे, 32 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 32। अब काम कितना हो गया? 168, 568। अब बचा कितना? बचा कितना? 32, 32 बचा। अब नंबर किसका आएगा? बी और सी का। बी और सी मतलब 27, 32 बटे 27, 17 होल 32 बटे 27। नंबर किसका? ए और सी का। अच्छा, ए और सी मतलब 35। काम कितना बचा? 32। करेगा कौन? ए और सी। तो पूरा एक दिन तो लेंगे नहीं, ए और सी मतलब 35, तो 35 से डिवाइड, 32 बटे 35, 32 बटे 35, आंसर नंबर दिस। नहीं आया? 17 दिन तो पूरे हो गए, और फिर काम बचा 32, क्षमता आ रही 35, तो पूरा एक दिन भी नहीं लगेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 4, बताना 23। एक बार 23 देख लीजिए पहले। कोई धनराशि 60 ब्याज के 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, दैट इज द अमाउंट, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? देखो प्रिंसिपल, अगर हम 100 मान लें तो कह रहा दुगनी हो जाती है, डबल हो गई, मतलब एसआई मिला आपको 100, और 100 एसआई मिला, जो भी ब्याज दर थी वो 4 वर्ष में, ठीक। हम चाहते हैं 7 गुनी हो जाए, हम चाहते हैं 7 गुनी हो जाए। क्या चाहते हैं? 7 गुनी। अगर 7 गुनी हो जाए तो हमें 600 ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज कितने गुना? 6 गुना। तो समय कितने गुना? 6 गुना, क्योंकि समान समय में समान ब्याज। तो अगर 4 वर्षों में 100 ब्याज तो 24 वर्षों में 600 ब्याज, तो 24 साल लगेंगे। आंसर इस सी, खत्म। नहीं आया? नेक्स्ट देखिए 24। 10 रेफ्रिजरेटर, हाँ क्या कहना चाह रहे थे आप इसमें? हाँ इक्वेशन, कोई और विकल्प नहीं ना। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में कंडीशनल तो ऑप्शंस होते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसी स्थिति बना रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, बट अगर कुछ नहीं मिल रहा तो 10 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल पढ़ लेता हूँ, 210, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल, 6 3 10, कोई फैक्टर कॉमन नहीं, कुछ नहीं, बेकार, उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। बड़े बस वो आसानी से 2 का मल्टीप्लाई करके घटा देना, 4 4 कट जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा। 25 देखो, 2 उम्मीदवारों ने के बीच चुनाव, पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपने मतों का मत ही नहीं दिया, 40 मत अवैध घोषित हो गए। बस सबसे बड़ा दर्द है 40 जो है अवैध घोषित, 40 अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब ये संख्या दे दी, अब संख्या दे दी, और हम परसेंटेज तो रेशियो मूव करते हैं, तो रेशियो में संख्या ना घटेगी ना जुड़ेगी, तो इसका मतलब हमें एक्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो तुरंत हमने कहा कि भाई सिंपली हमने 1 सेकेंड में माना कि भैया ऐसा है कि टोटल जो वोट्स हैं वो आपके 100x हैं, 100x। 20% मतदाताओं ने वोट दिया नहीं, बचे 80x। बचे कितने? 80x। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक। 40 मत अवैध घोषित कर दी गए। 40 कैसे हो गए? अवैध। 40 हो गए अवैध। तो अब जब 40 अवैध हो गए, ये कास्ट वोट हो गए, 40 हो गए अवैध, तो बचे कितने? 80x माइनस 40। ठीक, इतने वोट हैं जो मिल सकते हैं लोगों को, ठीक। विजेता को पंजीकृत, पंजीकृत तो यही थे भैया, पंजीकृत का 42% मिले, 42x। अगर आप परसेंटेज की बेसिक एक्सरसाइज वाला लोगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहले 50 क्वेश्चन में कराता हूं, 308 वाला एक क्वेश्चन है, ठीक। पंजीकृत मतदाताओं का ये मिले, लेकिन हम ये जानते हैं ये तो रेफरेंस है,
कि इतने मिले, जैसे मैं कह दूं कि आपको आपको इनके पास जो रुपए हैं उसका 10% मैं दूंगा, तो दूंगा तो मैं, रेफरेंस है उनका 10%। जो वोट पूरे पड़े नहीं वहां से मिल थोड़ी ना जाएंगे, वो पैसे थोड़ी ना देंगे आपको, दूंगा तो मैं ही। रेफरेंस ये कि भैया उनके पास जितने हो उसका 10% बताओ कितना है, तो उसका 10% बताओगे मैं दे दूंगा। मान लो 10,000 रुपए है, 10,000 का 10%, 1,000 मैं अपने पास से 1,000 दे दूंगा। तो मेरे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए थे, तो 1,000 दे दिए, 4,000 मेरे पास बचे नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो विनर है उसको टोटल का 42% मिले, बट मिलेंगे तो यहीं से, वो रेफरेंस देता है, रेफरेंस दिया है वहां का, मिलेंगे तो यहीं से, ठीक। बचे हुए अपने आप दूसरे को मिल जाएंगे। तो जब 42x इसको दे दोगे तो बचेंगे कितने, 38x माइनस 40। बस सिंपल सा, इससे 42x हटा दो, जब 42 से घटाओगे तो यही तो बचेगा। तो ये मिले होंगे दूसरे वाले को, और इनका अंतर वो जीत गया कितने मतों से, 112 मतों से। कह रहा है घोषित तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान पुट, आंसर एक्स का मान 12, 18, एक्स का मान 18, 1800 आंसर। ठीक, अब इतना सॉल्व करने का पैटर्न आपको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट हो तो अपना ध्यान से करो, कोई दिक्कत कुछ नहीं और कर सकते। ठीक, कंटिन्यू करें आगे। यही तो मैं सोच कह रहा हूं आपसे, आप समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूं ये वोट सिर्फ लिस्ट में है, सुबह हुई कुछ लोग सोते रहे, जब ये सोते रहे और अगर आप यहां से 42 दे के और कह रहे हो कि भैया इसके पास 58 बचे, तो 20 लोग तो सो रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मतलब वो वोट तो है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ रेफरेंस है, वो तो सिर्फ रेफरेंस है कि कितने मिले, तो बताया कि जितनी लिस्ट है उसका 42%। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने बहुत सरल सा एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये कहें कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो सैलरी तो गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन ये बता दें कि आपकी सैलरी का 10% है मेरी या 50% है मेरी, तो आप थोड़ी ना दे दोगे, वो तो रेफरेंस है। ठीक, तो यहां ये वाले वोट तो सिर्फ लिस्ट है, ये तो डालने ही नहीं गए। एक्चुअल वोट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हुए वो इतने तैयार हुए, क्योंकि ना तो जो लोग घर में सोते रहे वो किसी को मिलेंगे, और ना ही जो इनवैलिड हो गए वो किसी को मिलेंगे। ये बचे फ्रेश, ये बटेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा सबको वहीं से मिलेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले इकट्ठे हुए वोट जो डब्बे में आए वैलिड, उन्हीं में से तो बांटोगे कि लिस्ट से देने लोगों को। सोच के देखो, एक चुनाव की व्यवस्था सोच के देखो, चुनाव में जब कैंडिडेट को वोट दोगे तो कहां से दोगे, जो डब्बे में आए वैलिड, इनवैलिड वाले फेंक दोगे, कि लिस्ट देखोगे कि तुम्हारे तो तुमको 42% दे दे, कैसे दे दोगे, वो तो आए नहीं। नहीं समझे मेरी बात, तो वो सिर्फ रेफरेंस है कि कितने मिले। ठीक, बढ़े आगे। अब दोबारा लगाना, फिर ना आए तो फिर पूछ लेना, ठीक। मतलब नोट करने वाला पार्ट जो भी आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट, नोट मत करो, सिर्फ सोचो उस पर नोट कर सकते हो, लेकिन बस शॉर्ट में करें। बढ़े आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक, ये कुछ आप कल पूछना चाह रहे थे लास्ट क्लास में। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 4, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो एक सेकेंड में तो ये लगता है कि मैं इसको मैनुअल सॉल्व कर लूं, और सॉल्व किया भी जा सकता है क्योंकि छोटा नंबर है। आपका प्रश्न ये था कि अगर ये बड़ा होगा तो मैनुअल तो पॉसिबल नहीं, तो क्या करेंगे। तो सम के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया था कि सम के स्क्वायर कैसे जोड़ते हैं। ठीक, सम के स्क्वायर जोड़ने के बड़ा सरल है। सबसे पहले इन सबसे 4 ले लो कॉमन, 2 स्क्वायर 4, 4 कॉमन, तो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। विचार करो, कोई डाउट हो। अरे दोस्तों यहां से जब मतलब इसको लिखोगे 5 इंटू 2, 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, जब 2 स्क्वायर चला जाएगा तो 5 ही स्क्वायर तो बचेगा। और ये आपको आता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6, एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6, और ये आपका 4, तो वर्गों का औसत। औसत चाहिए तो बाद में 5 से भाग और दे देना, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। नहीं आया, अब तो सॉल्व हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। सिमरूप त्रिभुज 27, बोलो भाई, हो गया। 28, बड़ा तेजी हाथ उठा, क्या है? हाँ, एक विद्यालय में कक्षा 17 विद्यार्थी, ठीक, रसायन सब ले लिया, ठीक, कुल सदस्य 60 हैं, ठीक है। इन सभी छात्रों को वर्गीकृत 3 विषयों में से कम से कम एक लिया, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बैठा है जो गूंगा हो, मतलब कोई हिंदी बोलता, कोई अंग्रेजी बोलता, कोई दोनों बोलता, कोई ऐसा नहीं जो गूंगा हो, ठीक। इसी तरह कोई ऐसा नहीं जो बिना सब्जेक्ट के क्लास में। इसका मतलब सब्जेक्ट चुनने वालों का यूनियन 100% है, मतलब सारे सब्जेक्ट चुनते हैं, ठीक है। तो बच्चों की संख्या 60 है, मतलब वो 60 के 60 है। यदि ठीक 5 छात्रों के सभी 3 विषयों में चुने गए, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि क्लास 11 मतलब सभी बच्चों से, याद रखा, एक बच्चा चुना जाए और यह 3 में से ठीक ठीक एक विषय चुना। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं कि इन 60 बच्चों से मैं एक बच्चा चुनूंगा और जो बच्चा आए वो बच्चा आए जिसने कोई एक सब्जेक्ट ले रखा हो, या तो केवल हिंदी, या तो केवल फिजिक्स, केवल बायो, या केवल केमिस्ट्री। पीसीएम में से कोई एक ले रखा हो, ठीक, एक सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन, ओनली, ठीक है। हमने ओनली वाले केसेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनवाया था, हमने कहा था ओनली हमेशा मैनुअल मैनेज करना पड़ता है, वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन उठा परसेंटेज से, जिसमें सिखाया जाता है वेन डायग्राम, और उसकी को रिलेट कर दिया उसने प्रोबेबिलिटी से। तो अब आपको दोनों चीजें आती है, वेन डायग्राम स्प्लिट करना आता हो और प्रोबेबिलिटी की बेसिक बातें आती हो, तो क्वेश्चन इजी है। एक्चुअल क्वेश्चन टफ नहीं है, वो 2-4 चीजों को मिल गए। तो अब वेन डायग्राम पहले बनेगा, फिर प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो पहले आप प्रायिकता वाली बात जाओ भूल, यहां तक बात करो। वेन डायग्राम, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 40, बायो वाले बच्चे हैं वो 17, और केमिस्ट्री वाले हैं 20, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या? और इन सबका जो यूनियन है वो 60 है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी एक एक सब्जेक्ट ले रहा। और एक बात बताइए कि ठीक, हाँ, ठीक 5 छात्रों, ठीक 5 छात्रों ने ये दिया गया, तो तीनों का इंटरसेक्शन एन ए एन बी एन सी बराबर 5 है। अब प्रॉब्लम इस बात की कि ये पता नहीं है, और इस बात का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी भी होता है, उसमें भी होता है एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसे करें सी इंटरसेक्शन ए, और ऐसे करके फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो वही लगा सकते हो आप, लेकिन आपको मैनुअल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि फिजिक्स और बायो की कॉमन एक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन वाई है, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री कॉमन जेड है, ठीक है। तो हम देखिएगा ध्यान से, एन फिजिक्स, बहुत तेज कर सकते हैं बस अगर आप सोच पाए हो तो, फिजिक्स यूनियन बायो यूनियन केमिस्ट्री बराबर एन फिजिक्स प्लस एन केमिस्ट्री, एन प्लस एन केमिस्ट्री बायो माइनस एन फिजिक्स बायो माइनस एन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन बायो माइनस एन फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, प्लस एन इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन बायो। याद है फॉर्मूला? एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये सेट थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो आप यहां बना सकते हो कि ये पूरे 40, ये कितने बचे 40 माइनस 10, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो ये कितने बचे 40 माइनस ये तीनों, 17 माइनस दी तीनों, ये कितने बचे 20 माइनस तीनों। ये मतलब मैनुअल, वो फॉर्मूला बनाने के पीछे का स्टेप जो बेसिक में सिखाया जाता है, ठीक। अगर नहीं याद हो तो एन ए यूनियन बी टोटल कितने हैं 60, एन ए कितने 40, एन बी कितने 17, एन सी कितने 20 माइनस एन ए पी दिस एक्स प्लस 5 एन दिस बायो एंड केमिस्ट्री 5 प्लस जेड एन फिजिक्स केमिस्ट्री माइनस ये माइनस 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 एन 5 प्लस वाई और प्लस इंटरसेक्शन 5, ठीक। सॉल्व फॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जल्दी से, बहुत जल्दी से, अच्छा सवाल है।
मतलब पेपर में बैठे हो तो बहुत अच्छा सवाल। अरे कुछ नहीं, ये 20 सब उठा के इधर ले आओ और या उधर ले जाओ, और इसके बाद एक्स वाले एक्स वाई जेड माइनस हो जाएगा तो उसको इस तरफ ले आओ। कितना? 3। है इधर 2 आ रहा है, कंफर्म करेंगे कोई? घटाया ही नहीं, अरे भाई 40 20 60 60 चला गया, 17 रोक दो, 15 चला गया, 2 ही तो बचा, सही तो है। 15 चला गया, 17 से 15 के 2 तो बचा, कहाँ हो? 40 20 60 कट कर दो, 17 -5 -5 -5 और +5 +5। बहुत जल्दी में तुम लोग। +5 कहाँ जाएगा? 7। 7 आया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये काम करने में आपको कम से कम टाइम लगना चाहिए। अब देखो ध्यान से सामने, वैसे इसका भी फॉर्मूला बना लिया जाता है 3 इंटू इंटरसेक्शन करते हुए और +5 फिर 2 घटा दिया जाता है एक्चुअली, लेकिन वो नहीं, अभी आप यहाँ पे हो। तो क्या हुआ, ये और ये का सम 7 है, मतलब ये जो दिखाई दे रहे हैं x + yz, ये 7 5 12 है, मतलब ये एरिया जो है वो 7 5 12 है। बोलो सही है? मतलब ये एरिया 12 छात्रों ने कैप कर रखा है। अगर अगर आप ध्यान दो तो आप ये सब अलग अलग नहीं निकालने तो निकाल सकते हो, मतलब एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन इक्वेशन में कोई मतलब नहीं। अगर ये 12 छात्रों ने कैप्चर कर रखा है, 7 5 12, अगर 12 छात्रों ने कैप्चर कर रखा है तो ये जगह जो ओनली वन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, उसमें कितने लोग होंगे? ओनली वन सब्जेक्ट, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो, ओनली वन। तो इसका मतलब 60 से 12 हटा दो भाई, तीनों कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, यही तो जगह है जो ओनली वन सब्जेक्ट से डिफर है। तो ओनली वन सब्जेक्ट से ये जगह हटा दो, 60 से 12 हट गए, कितने बचे? 48। इसका मतलब 48 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट करते हैं। ये परसेंटेज वाला पार्ट वेन डायग्राम पूरा हुआ। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहती है पीई बराबर एनी अपॉन एनएस, जहां पर एनी है इवेंट्स इन फेवर और एनएस है टोटल इवेंट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है हम एक बच्चा चुनेंगे, एक बच्चा चुनेंगे कितने में से? 60 में से। तो टोटल पॉसिबिलिटी होंगे 60 C1, 60 में से एक, और हम चाहते हैं कि वो बच्चा इनमें से आए, तो 48 C1, और n C1 का मान n होता है, तो 48/60 8 डी। नहीं है तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन अगर 3 चीजों के वेन डायग्राम के बारे में कभी भी ध्यान से सीखा था परसेंटेज में, तो ये लेंदी तो है बट टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। 2 क्वेश्चन को मिला दिया गया है। अब 2 क्वेश्चन सोचना आता होगा तो इजी। प्रोबेबिलिटी वाली पार्ट तब स्टार्ट होगा जब हम ओनली वन सब्जेक्ट वाले बच्चों को ढूंढ लेंगे। ओनली वन सब्जेक्ट वाले 48 बच्चे हैं, यहां तक का काम एक क्वेश्चन था। अब उसके बाद स्टार्ट होती प्रोबेबिलिटी। अरे बोलो, चलो 29 हो गया, 30 देखो 5 ने भुजा वाले घन को, बस कोई रिवीजन नहीं चल रहा है। ये घन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, बनाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर उसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 5 भाग करेंगे, 4 बार काटेंगे, 1 2 3 4। ठीक, ये छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले घन हो गए। अरे बोलो, ठीक। तो 105 ने बुझा ले 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 125 घनों को रखा गया है। तो जब 125 रखो तो 5 5 5 दिखाई देंगे हर जगह, तभी तो 125 बनते हैं। अरे ध्यान करो, जो हम क्यूब घुमाते हैं उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? 27। 3 3 तो 9, और ऐसा 3 बार तो 27। तो अगर 125 करने हैं तो 5 5 25, और ऐसा 5 बार
मतलब 5 ईंटा, 1 2 3 4 5, फिर 5 फिर 5, तो 25 ईंटा रखो तो स्क्वायर बन गया, और ऐसा 5 बार कर दो तो ढेर बन गया 125। नहीं आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसके प्रत्येक फलक सरफेस के मध्य से एक घन हटाया गया, इसके मध्य से यहां से एक घन हटाया गया, निकाला गया धीरे से, तो शेष ठोस के क्षेत्रफल क्या होगा? टीएसए क्या होगा शेष ठोस का? पहले पता कितना था? पहले था 6a², 100 25 150, 150 था पहले। अब आपने हर जगह से स्क्वायर कट किया, तो अगर आप एक ईंटा निकालोगे तो ईंटे का ढेर सोचो, एक ईंटा एक सरफेस से निकालो, तो जब एक ईंटा निकालोगे तो एक ईंटा a² की जगह तो हट गई, लेकिन 5a² खुल गई। ऐसे देखो, ये πr² सर्कल तो घटा लेकिन अंदर सिलेंडर खुल गया। तो जब आप एक ईंटा उस ढेर से आपने निकाला, ऐसे तरबूज काटा है, तरबूज ऐसे हरा हरा ऐसे कट के और चाकू फंसा के निकाला, तो ऊपर से हरा वाला पार्ट तो a² कम हुआ, लेकिन सोचो ये और कुएं का नीचे वाला हिस्सा, तो 5a² खुल गए। नहीं आया, समझ में आ रहा है? तो एक कम किया, 5 खुले, तो बढ़ा क्या? 4a², 4a² बढ़ गया, तो +4 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर साइड का है, और ऐसा कितने बार? 6 बार, क्योंकि 6 फलक होंगे, 174। तो नया जो बनेगा उसका 174 हो। नहीं आया तो पेपर कंप्लीट। ये अंतर होता है प्री और मेंस का। अंतर समझ में आया? हाँ, तो ये अंतर होता है प्री और मेंस के पेपर में। 29 में समस्या एक ट्रायंगल एडीसी, हाँ नहीं 29 है 30, मतलब आप ये कह रहे हो कि 6a² हटा दें, वो तब आता जब वॉल्यूम पूछता। ये है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा? सिलेंडर मान लेते हैं, तो इसका एरिया होगा πr², 2πr और πr²। सही है, समझ में आ रहा है? πr² वाली जगह हटा देते हैं, तो क्या एरिया घट गया? अंदर नहीं पेंट करोगे, खुल नहीं गई जगह। जब गड्ढा खोदा तो हमने a² तो खोदा, तो जगह कम तो a² हुई, लेकिन एग्जैक्टली एरिया बढ़ गया। अब उतर के पेंट करना पड़ेगा। टीएसए मतलब होता है किसी भी आकृति का वो एरिया जहां पर हम पुताई कर सकते हैं, बस खत्म। वॉल्यूम बड़ा सरल होता है, वॉल्यूम में कुछ नहीं, इतना था निकाल लिया, जब निकाल लिया घटा दो, खत्म। वॉल्यूम में कुछ नहीं। वॉल्यूम कहता है 6 ईंटें है तो 6 ईंटें हम हटा देते। वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम तो इजी है, वॉल्यूम में घटा देंगे। वॉल्यूम ने टीएसए पूछ रहा है, टीएसए बढ़ जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट टीएसए देखना पड़ता है, कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं उसके लिए। अब याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, लेकिन पहली बार अगर आपको इसको समझ के देखोगे तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। याद करते हो तो कितना याद करोगे? डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, कितना याद करो। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबीसी छेदक रेखा, एक सर्कल एडी स्पर्श रेखा, एडी एबीसी छेदक रेखा, एबीसी, एबी 8 है, बीसी 10 है, AD² बराबर AB इंटू AC। ज्योमेट्री का प्रूवमेंट, स्पर्श रेखा का वर्ग छेदक रेखा के दोनों भाग, PA इंटू PB। इस तरह से ये ज्योमेट्री प्रूव किया जाता है। A से B, A से C, यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी। तो आपका ये हो गया AD², ये हो गया 8 और ये हो गया 18, 18 8 144, अंडर रूट लेंगे तो 12। ठीक, तो मैं इस बात पे था कि ये डिफरेंस होता है प्री और मेंस में, ठीक है। ईश्वर चाहेंगे तो ये अंतर और बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। पेपर पेपर की तरह आना चाहिए, पेपर ऐसे नहीं आना चाहिए। तो प्री का पेपर भी जैसा आ रहा है वैसा जीवन भर नहीं आएगा, 1 आध साल की बात अलग है। इसी बार हो सकता है कि आपको क्रांतिकारी बदलाव दिखाई दें। ठीक, जो लोग पुराने वो जानते होंगे 2009 से पहले डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक, जब आयोग ने 2009 में ऑब्जेक्टिव किया तो 9 से लेकर 11 तक ऐसे पेपर आए कि आदमी को लगता क्या ही है। ठीक है, फिर 12 में आया क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक, और वो एक लंबे अरसे तक चला, लगभग 2000 अगर 18 तक देखा जाए तो वो स्थिति चली। 18 के बाद क्वेश्चन पेपर बैलेंस हुआ,
और 22 की स्थिति में ये हुआ कि पेपर अचानक पैटर्न बदलने पर इजी आ गया। लेकिन एसएससी का जो स्तर है, जिस लेवल के वो एग्जामिनेशन करा रहा है, जिस जिस एग्जाम के लिए वो एग्जाम ले रहा है, जिस पद के लिए, उस पद पे इतना इजी पेपर हमेशा सस्टेन करेगा ही नहीं। बात आप समझ रहे हैं? नहीं तो क्या अंतर रह जाएगा कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम को दे रहे होंगे, उसमें आने वाले प्रश्न जो कि इससे टफ हैं, और आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर या ऐसे किसी पद के लिए पेपर दे रहे हैं, इस बात में भी तो कुछ अंतर रखा जाएगा। तो ये सिर्फ पैटर्न का बदलाव है, जिसको आप थोड़े बहुत दिन महसूस कर लीजिए। अंततः है कि वो एक बैलेंस पेपर ही बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल अंतर आपने देख लिया। आज पेपर एक डिस्कस हुआ, आपने इन चीजों में कुछ देखा। आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कल सैटरडे टेस्ट शेड्यूल होता है, तो अगर क्लास होगी तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आएगा, नहीं होगी तो कोई मैसेज नहीं आएगा। कहने का मतलब सैटरडे 15 दिन में, सैटरडे जब क्लासेस में टेस्ट होता है तो उस दिन मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक, क्योंकि फिर उस दिन के कुछ और प्लानिंग्स होती हैं कि उस दिन ये काम निपटाए जाएंगे, संस्था संबंधित या कुछ पर्सनल। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मुझे टाइम रहेगा तो मैं मैसेज करूंगा कि क्लास होगी। कोई मैसेज नहीं आता, इट मीन्स क्लास नहीं होगी। आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, मंडे डिस्कस करके। ठीक है, ओके,